नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल भी ईडी बनाम दीदी की लड़ाई पर ही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सरकार को जंगल राज कहना अब शुरू कर दिया है। क्योंकि मतलब साफ है, 8 जनवरी को कोलकाता में ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी के दौरान जो हंगामा किया था, उस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी की 2 याचिकाएं थी। एक याचिका ईडी की ओर से दायर की गई थी और दूसरी ईडी के उन 3 अधिकारियों की ओर से जिन्होंने 8 जनवरी को कोलकाता में आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और ईडी अफसरों की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पक्ष रख रहे थे। पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी पक्ष रख रहे थे। ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि 2020 के घोटाले की जांच चल रही थी। 20 करोड़ रुपए कांतिलाल फर्म से आईपैक को मिले थे, जो अपराध से निकली रकम थी। इसी की जांच करने के लिए ईडी के अधिकारी गए थे तो चीफ मिनिस्टर यानी ममता बनर्जी, पुलिस कमिश्नर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर मौके पर जबरन पहुंचे और जांच में बाधा डाली और जांच में जमा किए गए दस्तावेज सबूत गैर कानूनी तरीके से ले गए। राज्य पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन टीएमसी ने कोर्ट में हंगामा करके सुनवाई नहीं होने दी। अदालत में यह भी बताया गया कि 9 जनवरी को जब हाईकोर्ट में ईडी की अर्जी पर सुनवाई होने वाली थी तो बाकायदा टीएमसी के लीगल सेल ने भीड़ इकट्ठा कराई। ये वो कथित तस्वीरें हैं जो हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर हाईकोर्ट में टीएमसी के लोगों को जमा होने को कहा गया था। इसी चैट में एक संदेश सबको भेजा गया था और लिखा गया था, 9 जनवरी को कोर्ट नंबर 5 में आइटम नंबर 10 है, सब कोई आ जाए। इसी चैट में समय भी बताया गया था कि दोपहर 1 बजे आना है और बी गेट पर, और फिर वहां से ममता बनर्जी की रैली में भी जाया जाएगा। और यह भीड़ जब जमा हुई तो हाईकोर्ट में यह हालत हो गई थी कि महिला जज उस दिन सुनवाई तक नहीं कर सकी और सुनवाई 5 दिन के लिए टालनी पड़ी। तभी जाकर ईडी को दिल्ली का रुख अपनाना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दी गई थी। ईडी की ओर से की गई इन सारी शिकायतों को अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया है और फिर बतौर टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल का पक्ष भी सुना। कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि सबसे पहले तो ईडी का यह मुकदमा सुनने के लायक नहीं है, क्योंकि मामला पहले ही कोलकाता हाईकोर्ट में चल रहा है। ऊपर से पंचनामे के मुताबिक ईडी को मौके पर कुछ भी नहीं मिला। ईडी ने छापेमारी सुबह 6:30 बजे शुरू की और पुलिस और ममता बनर्जी वहां पर 11 बजे पहुंची, यानी 11 बजे पुलिस को इसके बारे में बताया गया। और तब जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंची तब वो बतौर सीएम नहीं बल्कि टीएमसी अध्यक्ष की हैसियत से वहां पर पहुंची, क्योंकि उन्हें पता चला था कि ईडी के लोग टीएमसी पार्टी से जुड़े दस्तावेज ले जा रहे हैं। और बड़े पुलिस ऑफिसर इसलिए वहां पर थे क्योंकि चीफ मिनिस्टर को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। दोनों की दलीलें सुनने के बाद अदालत की ओर से जो ऑब्जर्वेशन दिए जा रहे थे, उसमें 2 ऑब्जर्वेशन में चिंता साफ नजर आ रही थी। पहला ऑब्जर्वेशन यह था, अदालत ने कहा कि हम फिक्रमंद हैं कि वहां पर भीड़ जमा करके हाईकोर्ट में सुनवाई कैसे टाली जा सकती, और दूसरा ये कि केंद्रीय एजेंसियों को जांच से रोकने का यह तरीका भी बेहद गंभीर है। ऐसे में तमाम बिंदुओं पर गौर करते हुए अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार, पुलिस मतलब बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि घटना के दिन छापेमारी के दौरान सारे सीसीटीवी फुटेज और दूसरे स्टोरेज डिवाइस भी सुरक्षित रखे जाए। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई तीनों एफआईआर पर जांच अगली सुनवाई तक रोकी जाए और मामले की सुनवाई अब 3 फरवरी को की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय से एक करारा झटका ममता बनर्जी को लगा है और यह ऐसा झटका है जिससे स्पष्ट हो गया है जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का प्रतीक कौन? अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का प्रतीक ममता बनर्जी। और बड़े दुख से कहना पड़ता है
ये वो व्यक्ति है जो संविधान की शपथ लेता है, जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल का, जो गृह मंत्री भी है। इस पूरे मामले में अदालत ने दो मामले में बिल्कुल साफ रुख जताया। एक तो अदालत ने कहा कि किसी भी एजेंसी को चुनाव कार्य में दखल देने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह भी कहा कि किसी भी जांच एजेंसी को गंभीर अपराध की जांच से रोकने के लिए पार्टी गतिविधि का ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना भी नहीं सही है। अदालत की यह चिंता क्यों थी, इसे समझने के लिए आपको झारखंड की एक और खबर बताते हैं। झारखंड के रांची में आज स्थानीय पुलिस के अधिकारी ईडी के दफ्तर पहुंच गए, और वो भी अकेले नहीं तो पूरी नफरी ने ईडी के दफ्तर को आसपास से घेर लिया। ईडी दफ्तर के अंदर रांची की पुलिस, एयरपोर्ट पुलिस के अधिकारी ईडी के डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच करने पहुंचे थे। क्या जांच हुई, क्या कार्रवाई हुई, ये तो साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड के रांची में भी ईडी के दफ्तर को पुलिस ने घेर लिया है। मरांडी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को टैग करते हुए ईडी अफसरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की अपील भी की थी। हालांकि रांची में किसी तरह का गतिरोध सामने नहीं आया, लेकिन पता चला है कि 23 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी निलंबित कैशियर ने ईडी के अफसरों पर मारपीट के आरोप में मुकदमा किया था और उसी की जांच के लिए पुलिस वहां पर पहुंच गई थी। पता चला है कि दरअसल मामला घोटाले का है। झारखंड सरकार के वित्त विभाग की 7 सदस्यों की जांच कमेटी ने पेयजल और स्वच्छता विभाग में 160 करोड़ के घोटाले की आशंका जताई थी। 2019 से 2024 के बीच में इस घोटाले की जांच चल रही थी, जिसमें कैशियर संतोष कुमार निलंबित हो चुका था। जांच कमेटी ने कहा था कि कैशियर संतोष कुमार जहां जहां पदस्थापित रहा है उसी प्रमंडल में जांच कराई जाए। झारखंड में यह मामला पेयजल विभाग से लेकर विधानसभा तक उछला और संतोष कुमार नाम का कैशियर निलंबित कर दिया गया। उसे जेल भी भेज दिया गया था। फिलहाल वो जमानत पर निकला था और उसने पुलिस को यह शिकायत दी है कि ईडी के अफसरों ने फोन करके उसे 12 जनवरी को सुबह 10 बजे दफ्तर में बुलाया। वहां पहुंचने पर ईडी के अफसरों ने पूछताछ शुरू की और दोपहर 1:30 बजे के करीब 2 अधिकारियों ने मारपीट और गाली गलौज शुरू की। अधिकारी आरोप कबूलने का दबाव बना रहे थे। मारपीट से मैं सिर फटा तो अधिकारी उसे अस्पताल में ले गए और सच बताने पर पत्नी और बच्चों को जेल भेजने की धमकी भी दे डाली। अधिकारियों ने इंसिडेंट रिपोर्ट मुझसे दस्तखत करा लिया और 16 जनवरी को फिर पेश होने का नोटिस भी दे दिया। इसी शिकायत के आधार पर रांची पुलिस ने ईडी के 2 अफसरों के खिलाफ बीएनएस की 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज करा लिया और उसकी जांच करने ईडी दफ्तर वो पहुंच गए थे और पूरी तैयारी के साथ वहां पर ईडी के दफ्तर पहुंचे हुए थे। एक हफ्ते के अंदर केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ राज्य की मशीनरी की ये 2 मामले अब सामने आ चुके हैं, जिसमें एक तो खुद मुख्यमंत्री जिसमें शामिल है और दूसरा मामला भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित एक कर्मचारी के हवाले से दर्ज मुकदमे के बहाने ईडी के दफ्तर में पुलिस के दखल का है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आशंका को देखते हुए आज ममता बनर्जी वाले मामले में गंभीर चिंता जाहिर की है और इसकी मुकम्मल सुनवाई का फैसला किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की इन्हीं चिंताओं पर हम आज के दंगल में चर्चा करने जा रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियो में भी मेहमान रहेंगे और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन बीजेपी का रुख इस पर बिल्कुल साफ है। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी से इस चर्चा में शामिल होंगे। संजय शर्मा तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरीके से यह अटकाव किया गया वो सही नहीं है। रोहन मित्रा कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे और आशुतोष और संगीत रागी मेरे साथ स्टूडियो में इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, सुप्रीम कोर्ट का रुख बड़ा साफ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 चिंताएं जताई है। एक, किसी भी तरीके से चुनाव के दौरान जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर चिंता, और दूसरी, जांच के दौरान मुख्यमंत्री के जरिए जो बीच पे घुसी मुख्यमंत्री, उसके बाद वहां पर जो उन्होंने रोकने की कोशिश की उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया हुआ है। लेकिन 3 सवाल मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। क्या ईडी की कार्रवाई रोककर ममता बनर्जी अब अदालती चक्कर में फंस गई है, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग ईडी की तरफ से की गई है? दूसरा सवाल, क्या पार्टी के सीक्रेट्स लिए जाने के शक में छापेमारी रोके जाने का ममता बनर्जी का जो कदम उठाया गया था वो गैर कानूनी कदम था? और तीसरा सवाल, क्या टीएमसी ने साजिश के तौर पर भीड़ जमा करके कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होने दी थी? 3 सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर। बीजेपी साफ कह रही है कि जंगल राज है,
जंगलराज दिख रहा है, तो क्या 356 का इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए साहिल, दो तीन बातें हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी सर्वोच्च झटका लगा है कि एक चुनी हुई सरकार की मुखिया इस ढंग से काम कर सकती है कि केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच न करने दें, ईडी के अफसर को धमकाएं। उसके बाद जब हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही हो, हाई कोर्ट जो कहीं भी कोर्ट लगा सकता है, लेकिन उस हाई कोर्ट के परिसर में भी अपने समर्थक भेज के सुनवाई रोक दे, यह अभूतपूर्व घटना है। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बड़े बड़े काले अक्षरों से लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बीइंग कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम झटका लगा है कि अब इसमें क्या करें हम। हिल चुका है, पूरी व्यवस्था हिल गई है। और तब तक देखिए सोने पे सुहागा, ये झारखंड आ गया नया कि एक आरोपित व्यक्ति जो जेल से रिटर्न है, जमानत है, उसके बिना पर ईडी के दफ्तर आप पहुंच गए। ये बनाना कंट्री बनाने की साजिश हो रही है क्या? ये अद्भुत है। ये अपने आप में एक कहावत है ना, सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का, वही हाल हो गया। हम हैं मुख्यमंत्री तो अब डर काहे का, प्रदेश को हम अपने हिसाब से चलाएंगे, चाहे जंगल राज बहुत छोटी चीज है। जंगल राज हम लोग बिहार में कहते थे, लालू यादव तक आज तक उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की। बिहार को लॉलेसनेस कहा जाता था लालू के टाइम में, लेकिन सीबीआई जब आती थी छापा करने के लिए तो लालू यादव चुपचाप कोऑपरेट करते थे। यहां तो एक डिफरेंट लेवल चला गया भैया, ये सोमालिया हो गया, ये बिल्कुल पश्चिम बंगाल, ये लेवल अलग है। ये भारत के किसी राज्य में नहीं है। क्या कम से कम अनुसरण कर रहे हैं, तो आप मानेंगे इस बात को अभी कि केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल देने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बात रखी है, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की गलती हुई वहां पर? क्या कम से कम आज आप इस बात को मानेंगे? कि राजनीतिक मामलों में एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर बहुत अहम है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है, उस नोटिस का जवाब दिया जाएगा। और केंद्र में 2014 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो अधिनायकवाद चल रहा है, विपक्षी पार्टियों को हर हालत में दबोचने की जो कोशिश की जा रही है, हर समय विपक्षी पार्टियों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें जबरन कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और देश के संघीय ढांचे को तार तार किया जा रहा है। हम हर उन शक्तियों का मुकाबला करेंगे। तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। आज की जहां तक संजय जी, आपने कहा कि संघीय ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के साथ, डिप्टी कमिश्नर के साथ वहां पर पहुंचती है जहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चल रही है। वहां पर पहुंच के कुछ कागजात लेकर वो वहां से निकल जाती है। ममता बनर्जी का दावा है कि भाई वो तो हमारे पार्टी से जुड़े हुए कागजात थे, हम अपने सीक्रेट्स नहीं दिखा सकते, इसके लिए हम उसको लेकर जा रहे हैं। इस वजह से किस तरीके से संघीय ढांचा मजबूत हो रहा है? एक केंद्रीय एजेंसी वहां पर रेड कर रही है और दूसरी स्टेट एजेंसी वहां जाकर उस रेड को रोककर वहां से डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रही है। उससे कैसे केंद्रीय ढांचा और मजबूत हो रहा है, जरा उसका जवाब मुझे दीजिएगा। उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक से पूछूंगा। जी साहिल जी, ये 2020 का जो मामला, 20 में जो इनके पास मामला था, 20 की जो इनपुट थी, एन 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले किसी एजेंसी द्वारा ऐसा काम करना, क्या किसी भी हालत में हम इसको जस्टिफाई ठहरा सकते हैं क्या? न्यायोचित हम ठहरा सकते हैं क्या? और जहां तक इस मामले की बात है, इस पूरे प्रकरण की बात है, ईडी ने सुबह 6:30 बजे रेड की और 11:30 बजे ईमेल के द्वारा इंटीमेशन दिया गया। तो दीदी तो वहां मात्र 15 मिनट के लगभग थी, उससे भी कम थी। और यह मामला भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, सर्वोच्च अदालत में है, इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी, ज्यादा इसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए भी शायद अनुचित होगा। नहीं, लेकिन मुझे बस इस बात को समझना था। मैंने आपको इस मामले के बारे में सवाल नहीं पूछा है। नहीं संजय जी, मैंने आपको मामले के बारे में सवाल नहीं पूछा है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि चलिए मान लेते हैं कि संघीय ढांचा कमजोर करने की कोशिश चल रही है, भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट आपके यहां पर रेड्स डालने की कोशिश कर रही है केंद्रीय एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करके, और वो भी चुनाव के पहले। चलिए मान लेते हैं इस बात को। और लेकिन जिस तरीके से वहां प्रदेश की मुख्यमंत्री अपनी पुलिस को लेकर, जो खुद एक आईपीएस अधिकारी है, उन्हें लेकर वहां पर पहुंचती है और दूसरे केंद्रीय एजेंसी को अपना काम करने से रोकती है, जबकि वो तो आपके चुनाव का दफ्तर भी नहीं है। इससे कैसे केंद्रीय ढांचा मजबूत होगा, ये आप बताइएगा।
वो हमारे चुनाव का दफ्तर नहीं है, लेकिन वो हमारे मीडिया सेल, वो हमारे आईटी, हमारे नीति निर्धारण का एक प्रमुख केंद्र है। हाँ। और दीदी वहां मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं गई, दीदी वहां पार्टी के सुप्रीमो की हैसियत से गई। चूंकि उनके पास जेड कैटेगरी है, स्वाभाविक तौर पर पुलिस तो अधिकारी ये बड़ा दिलचस्प है। मतलब ये कैसे पता चलेगा केंद्रीय एजेंसी को कि भाई अभी ममता बनर्जी जो है ये पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आई हुई है और अभी 15 मिनट के बाद वो प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएगी। ये डिफरेंशिएशन कौन कैसे करेगा, जरा वो मुझे बता दीजिएगा। ये तो कोई जैसे स्कूल मॉनिटर की यहां पर एक प्लेट होती है, वैसे तो कोई प्लेट नहीं होती है ना कि लिखा रहता है कि अभी हम मुख्यमंत्री है, अभी हम यहां पर प्रदेश अध्यक्ष। कैसे पता चलेगा, जरा बताइए मुझे। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है करके। तो उनको तो साहिल जी मालूम होना चाहिए। वो 6:30 बजे सुबह 6:30 बजे उस प्रेमिसेस में पहुंचे हैं और बहुत देर बाद वहां खबर दी है। और दीदी वहां पार्टी सुप्रीमो के नाते पहुंची, इसलिए 15 मिनट वहां पर थी। मैं आपके माध्यम से और ये पूछना चाहता हूं, ईडी ने इसके पहले भी बहुत सारे मामले किए हैं, 1% भी इनका सक्सेस रेशियो नहीं है ईडी का। और एन चुनाव के पहले, और जिनको आप दोषी ठहराना चाह रहे हैं, उस समय वो आईपीए के सुप्रीमो नहीं थे, आईपीए के बॉस कोई और थे उस समय। और अभी चूंकि वही काम तृणमूल कांग्रेस का हो रहा है, आप उनके पास पहुंचेंगे, तृणमूल पार्टी के कागजात चाहिए, तृणमूल पार्टी के डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं आप एजेंसी का गलत इस्तेमाल करोगे तो हम भी हमारी पुलिस का गलत इस्तेमाल करेंगे। आपका गलत इस्तेमाल तो हमारा भी गलत इस्तेमाल। देखिए एजेंसी सीधे का सीधे तो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो। एजेंसी का कोई गलत, अब वो तो अब थेथरोलॉजी पे कोई आ जाए तो उसका जवाब नहीं है, लेकिन ये सबको जानते हैं कि एजेंसी का कोई गलत इस्तेमाल नहीं है। ये कह रहे हैं कि दीदी वहां गई थी टीएमसी प्रमुख के तौर पे। एक मिनट, अरे एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिए। दीदी ने कोई पट्टा लगाया हुआ था क्या कि मैं टीएमसी प्रमुख हूं, मैं टीएमसी प्रमुख बन के आई हूं? क्योंकि अगर पट्टा लगा के जाती कि मैं टीएमसी प्रमुख बन के आई हूं तो ईडी उसी वक्त गिरफ्तार कर लेती। उसी वक्त मुख्यमंत्री थी इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो सकी, क्योंकि गवर्नर का सैंक्शन लेना पड़ता है। समझ गए? अपने कन्वीनियंस से लैंग्वेज मत फ्रेम कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट अभी धज्जी उड़ाएगा। इनकी तो यह हालत थी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा था 2 दिन में जवाब देने, रोने लगे वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने कपिल सिब्बल कि नहीं हुजूर, टाइम और दीजिए। करते करते 2 सप्ताह का टाइम लिया। अब कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को जंतर मंतर बना दिया। आपने ऐसा कभी किसी प्रदेश में सुना है कि हाई कोर्ट में हम हियरिंग नहीं होने देंगे अपने समर्थक बीच के? मतलब भाई साहब कुछ भी, सीसीटीवी फुटेज ले गए उठा के, पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव, वो डी ड्राइव ले गए उठा के। सुप्रीम कोर्ट ने आज वो भी बोला कि सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो आप जानिएगा। हम तो ये चाहते थे, धारा 356 लगाना सबसे आसान काम होता है केंद्र सरकार के लिए, सबसे आसान काम। लेकिन आपका चेहरा देश के सामने आए कि किस तरह से लॉलेसनेस आप करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नीचे जमीन खसकनी चाहिए कि जितने घमंडिया गठबंधन वाले हैं, इनके लिए लॉलेसनेस ही है इनका मेन प्लैंक है कि हम इसी पे प्रदेश को लेके चले। लेकिन ये बात तो मैं सचमुच में पूछना चाहता हूं डॉक्टर अजय आलोक, ऊपर से नीचे तक जान डॉक्टर अजय आलोक, ये सचमुच में बात आपसे जानना चाहता हूं कि इतना लॉलेसनेस है। आपने तो इस टर्म का भी इस्तेमाल किया कि बंगाल में जितना जंगल राज, बिहार में जितना जंगल राज नहीं है, उससे भी ज्यादा जंगल राज बंगाल के भीतर दिखाई दे रहा है। और इससे बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती कि केंद्रीय एजेंसीज वहां पर अगर कोई कार्रवाई करने जा रही है तो वहां की स्टेट पुलिस का इस्तेमाल करके उस कार्रवाई से उनको रोका जा रहा है। और ये ईडी तो अब यहां तक कह चुकी है कोलकाता हाईकोर्ट में कि हम तो कुछ जब्ती करा ही नहीं पाए, क्योंकि जो भी हमें ले जाना था वो तो सब जबरन प्रदेश की मुख्यमंत्री अपने साथ में ले गई। इससे ज्यादा क्या लॉलेसनेस हो सकती है? क्यों नहीं 356 लगाया जाता? क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए 356 का इस्तेमाल केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही? मुझे भी कुछ कहना है अभी। हाँ जी, बिल्कुल आपके पास आता हूं। जरा एक मिनट डॉक्टर अजय आलोक से ये पूछना है मुझे, क्यों नहीं लगाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मूलतः धारा 356 के खिलाफ है। ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता है, ये हमेशा हम कहते हैं। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है इंदिरा गांधी की तरह 89 बार धारा 356 लगा दिया। हमने धारा 356 कहां लगाया? मणिपुर में जो हम खुद रूल कर रहे हैं। हमने धारा 356 का कहां इस्तेमाल किया? जम्मू कश्मीर में, जहां हम खुद सत्ता में थे, जब उसको वहां पे उनको हटाना था, और उसके बाद तोड़ के हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया। धारा 356 देश के इस्तेमाल के लिए। आज ये तारीख खुद सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या आएगी। हाथ जोड़ के तो इन्होंने 14 दिन का समय मांगा है। क्यों? 2 दिन के अंदर जवाब देते अगर इतना कन्विक्शन था तो। संजय शर्मा जवाब दीजिए। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अगर इसी तरह से विपक्षी सरकारों का रवैया रहा, एक मिनट साहिल जी मैं खत्म कर दूं, अब विपक्षी सरकारों का यही रवैया रहा तो पूरे देश में यही पैटर्न चलेगा क्या? ये डेंजरस ट्रेंड है।
और ऐसे ऐसे आतताइयों डेंजरस ट्रेंड तो है, सुप्रीम कोर्ट को तुरंत निर्देश देना नहीं चाहिए, डॉक्टर अजय आलोक, ये बिल्कुल सही बात है। डेंजरस ट्रेंड तो है, डेंजरस ट्रेंड तो है, डेंजरस ट्रेंड तो है। और जो क्रोनोलॉजी है ईडी के कार्रवाई की, वो भी एक तरीके से डेंजरस ट्रेंड है, लेकिन वो हम चर्चा बार बार कर चुके हैं। आज वो चर्चा नहीं होगी। आज तो चर्चा यही होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर आखिरकार जाकर सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई में इस तरीके से स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके रोकना, क्या वो सही है? उसको लेकर चिंता जता रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उससे पूरा संघीय ढांचा बिगड़ जाएगा भारत का। यह बात भी ध्यान में रखनी होगी। संजय शर्मा जी, आप जो कर रहे हैं उसके रिपरकेशंस इस देश में आगे जाकर भी देखने मिलेंगे। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ईडी की कार्रवाई सही गलत उस पर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसके बड़े रिपरकेशंस भोगने पड़ सकते हैं। आप बताइए आपका जवाब, जो आप कहना चाह रहे थे डॉक्टर अजय आलोक के खिलाफ। देखिए, हम किसी भी तरह देश के संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ हमारी पार्टी कभी नहीं थी। अजय आलोक जी थेट्रोलॉजी का बात कर रहे थे। कौन सी थेट्रोलॉजी में? तो आप पीएचडी हैं, जो असली थेट्रोलॉजिस्ट हैं आप लोग तो देश के। एसआईआर में 40-40 लोगों की जाने चली गई, बीएलओ की हत्या और बीएलओ चले गए ऊपर, आपके कानों में तो जू तक नहीं रहेगी। आप मणिपुर की बात कर रहे थे। देश की आजादी के बाद बहुत विरल ही ऐसे दृश्य में हमें देखने को मिला कि चले गए 40 से ज्यादा बीएलओ की जाने चली गई। ये हत्या की गई है, ये उनकी हत्या की गई है। ये थेट्रोलॉजी है, ये है थेट्रोलॉजी। और आप लोग थेट्रोलॉजी का असली मतलब जानते हैं, दूसरे को ज्यादा करते हैं। मैंने आपको सवाल कुछ और पूछा है, समझ में दूसरों को भी आता है। संजय शर्मा जी, क्या मैं सचमुच में आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सचमुच में आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार फिर आपसे पूछना चाहता हूं। उसके बाद आशुतोष यहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज वो उनसे भी सवाल पूछने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, संविधान की बात आती है, संघीय ढांचे की बात आती है, तो हमने स्टूडियो में कई बार उसको लेकर चर्चाएं की हुई है। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको रत्ती भर भी, छोटा सा भी, आपको नहीं लगता कि जो किया हुआ है कोलकाता के भीतर, उसके बड़े लंबे परिणाम हो सकते हैं संघीय ढांचे को लेकर? ईडी की कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सभी लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आपके तरफ से जो किया गया उसके भी परिणाम हो सकते हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? थोड़ा भी मानते हैं कि नहीं मानते? आप मैं एक बात बताता हूं आपको। देश को अब इन सब चीजों को बहुत गंभीरता से लेने चाहिए। और केंद्र में जो अहंकारवादी लोग बैठे हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग आज चरम शिखर पर पहुंच गया है। यदि आप अन्य राज्यों के मैं एग्जाम्पल देने लगूंगा तो आप कहेंगे कि आप मूल सवाल से भटक रहे हैं। हम ऐसा काम कतई नहीं करना चाहते कि देश के मूल संविधान की जो मूल भावना है उसके कहीं भी प्रतिकूल हम लोग दिखे। लेकिन हमारी एन चुनाव के वक्त हमारे घर में चोरी हो रही थी, हमारी पार्टी के डॉक्यूमेंट लिए जा रहे थे, सुबह 6:30 बजे रेड शुरू हुई, 11:30 बजे इंटीमेशन दिया जाता है। ऐसी हालत में कोई पार्टी क्या करेगी, आप मुझे बताइए। और ये चुनाव के डॉक्यूमेंट, ये फाइलें, ये दस्तावेज ईडी को क्यों चाहिए? हमारा लुक खाली उतना ही है, हम ईडी या किसी भी केंद्रीय एजेंसी के किसी भी मामले में हम कभी दखल देना नहीं चाहते। आपको कैसे पता चला कि वो चुनाव के कागज लेकर जा रहे हैं? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है, ईडी या इनकम टैक्स या किसी की भी रेड होती है तो सबसे पहले तो पूरा कम्युनिकेशन काट दिया जाता है। कोई भी किसी भी तरीके से किसी को बाहर कम्युनिकेट करके कुछ बता नहीं सकता है। तो कैसे मुख्यमंत्री को पता चल पाया कि वहां पर से चुनाव के डॉक्यूमेंट्स, जो आपके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो लेकर जा रहे हैं? कैसे पता चला? वही तो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे साहिल जी। हम तो बार बार कह रहे हैं कि वहीं से हमारा जो काम ऑपरेट होता था, वही हमारे जो डॉक्यूमेंट थे। आज आप सुन रहे हैं इस बात को, कम से कम आज तो आपको इस बात को लेकर बात करनी चाहिए। आप हमेशा संविधान के रक्षा की बात करते हैं। देखिए, ईडी की कार्रवाई को लेकर तो हम कई बार सवाल उठा चुके हैं, ईडी के स्ट्राइक रेट को लेकर तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। जो भी स्ट्राइक रेट वो बताते हैं या जो कन्विक्शन रेट वो बताते हैं, वो उन केसेस का बताते हैं जो केसेस आखिरकार अदालत में खड़ी हुई। लेकिन जितनी रेट्स हुई बाकी सारी, उस पर तो हम कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन क्या ये तरीका है? क्या ये तरीका है? देखिए, पहली बात तो बिल्कुल, आप अगर ऊपरी तौर पर देखेंगे तो ये कोई तरीका नहीं है। और अगर कोई सरकारी दफ्तर या कोई सरकारी अफसर या एजेंसी अगर कार्रवाई करती है तो उसको कार्रवाई करने देना चाहिए। मेरा मानना है कि ये तो मामला ना तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए ना हाई कोर्ट जाना चाहिए। इसमें कानून बहुत स्पष्ट है। सरकारी काम में बाधा डालने के तहत धारा 186 बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि 3 महीने की सजा और 5,000 का जुर्माना। और अगर उसमें किसी की जान जाती है या हिंसा होती है
तो 10 साल की सजा है और नॉन बेलेबल वारंट है। लेकिन ईडी अरेस्ट नहीं कर सकती। नहीं, नॉन बेलेबल। ईडी अरेस्ट नहीं कर सकती। आपको अब मैं टेक्निकली आपको बताता हूं, ईडी इस मामले में अरेस्ट नहीं कर सकती। ईडी अदालत जाकर कह सकती है कि आप कार्रवाई करो करके, उसी बिना पर ईडी कार्रवाई कर रही है। जी देखिए, इसमें एफआईआर तो हो सकती है, बिल्कुल ईडी ने किया, एफआईआर हो सकती है ना, बिल्कुल। एफआईआर के बाद गिरफ्तारी के लिए क्यों नहीं आगे मूव किया? गिरफ्तार कौन करेगा वहां पे? गिरफ्तार कौन करेगा? मेरी बात आप सुन। अरे भाई, एक तो गिरफ्तार करेगी यार। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो साहिल से बात कर रहा हूं। आपके बीच में कूद पड़ रहे हैं। आप कोई सरकार के प्रवक्ता थोड़ी हैं, आप भी हमारी तरह इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है। टेक्निकल अगल बगल में बैठ गए तो ये मत करिएगा प्लीज, उनको बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद आप मेरा चलिए। कहना है कि इस पूरे मामले में अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों चीजें स्पष्ट तौर पर लगती। धारा 186 का भी इस्तेमाल होना चाहिए और धारा 356 का भी इस्तेमाल होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री राज्य के अंदर कानून व्यवस्था का खुद उल्लंघन करती है तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है या ब्रेकडाउन नहीं है? कोई मुझे बता दे। मुख्यमंत्री जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को चलाने की, संविधान के हिसाब से सरकार को चलाने की, अगर वो नहीं चला रही हैं, खुद कानून का उल्लंघन कर रही हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है या नहीं है? ऑफ कोर्स है। अगर ब्रेकडाउन है तो धारा 356 का क्लासिक केस है। इसमें वहां के गवर्नर से गृह मंत्रालय को रिपोर्ट मंगवानी चाहिए और गृह मंत्रालय को उसको फॉरवर्ड करना चाहिए और उसके बाद वहां पे धारा 356 लगना चाहिए। तो गवर्नर ने रिपोर्ट सबमिट भी की कर लेकिन इसमें दूसरी महत्वपूर्ण सवाल क्या है? क्योंकि उनका स्टेटमेंट आया हुआ है गवर्नर का। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि हाईकोर्ट के अंदर पहले दिन सुनवाई नहीं हो पाती इसमें। जस्ट इमेजिन द सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन। पहले दिन सुनवाई नहीं हो पाती, बाद में जब सुनवाई होती है तो दोनों पिटीशन डिसमिस हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट आनंद फानंद में उसको अपने यहां सुनवाई कर लेता है। जो डिसमिस क्यों होते पता है आपको? लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा। डिसमिस इसलिए होते हैं क्योंकि जो प्रेयर था टीएमसी का, उस प्रेयर में लिखा गया था कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गए। ईडी कहती है हमने तो कोई जब्ती ही नहीं की है। सवाल देखिए, सवाल यह है कि अगर मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो क्या एक दिन के अंदर सारी कुछ तय हो गई कि सब कुछ तय हो गया? एवरीथिंग इज फिनिश्ड। भाई या तो सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होती, थारो सुनवाई होती, वहां से अगर इंसाफ न्याय नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट आया जाता। आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा यह है इसमें कौन ऐसा पक्ष है जो कानून का पालन कर रहा है? अगर ईडी को लगता है कि उनके अधिकारियों के काम में दखल हो, चलो मुख्यमंत्री को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। जो पुलिस अधिकारी थे उनको आप आज अगर वहां की डीजीपी को नोटिस दिया गया है, जो पुलिस अधिकारी वहां जाते जिन्होंने फैसिलिटेट किया, ईडी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। आम कह रहा हूं कार्रवाई रोकने के लिए एफआईआर तो दर्ज करा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और इसीलिए तो अदालत में गए वो। इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। 17 के तहत पीएमएलए के आर्टिकल साहिल, इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, लेकिन दे आर नॉट द नॉर्मल कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट वो इसलिए गए क्योंकि हाई कोर्ट के भीतर उस दिन जो हुआ वो सबने देखा, इसी की वजह से उनको जाना पड़ा। नो, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फिर यह तय करता है कोर्ट ऑफ की वहां पे पॉइंट ऑफ लॉ क्या है, कानून का उल्लंघन क्या हुआ, संविधान का उल्लंघन क्या हुआ। तो क्या होना चाहिए? इट इज अ क्रिमिनल। मुद्दा क्या है? आप क्या होना चाहिए? मैं कहना चाहता हूं कि कानून का पालन दोनों तरफ से नहीं हो रहा है। बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनलिटी क्यों चेक करेगा? सुप्रीम कोर्ट ये चेक करेगा। आप संगीत रागी बताइए, आशुतोष कह रहे हैं कि दोनों तरफ से गलती है। देखिए देखिए कई बार होता है ना कि जब केस डिफेंडेबल नहीं हो ना तो बराबर यही कहा जाता है कि दोनों तरफ दाग है। सुप्रीम कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल को जब बेल दिया गया था तब तो ऐसे सवाल जब उठे थे तो लोगों ने कहा था नहीं प्लीज सुन लीजिए नहीं मैं इसीलिए नहीं मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि तब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही गया था। और सुनिए बिल्कुल डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था। ना गलत बयानी मत करिए। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था, सारे प्रोसेस गए थे सारे। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। एक पड़ा भी उनको कहने दीजिए। चलिए संगीत। आशुतोष का कहना है, आशुतोष एक ढंग से इंसिनुएट कर रहे हैं, एक ढंग से ये सिचुएशन बता रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने गलती की है, सुप्रीम कुछ ना कुछ दाल में काला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुना जबकि वहां पर हो रहा है। किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि सुप्रीम हाईकोर्ट के अंदर इतना रकस किया जिसमें कहते हैं तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने बुला करके एसएमएस बुला करके वहां पर, ताकि आप सुना नहीं जा सके। क्या ऐसी मजाल है? मैं तो वहीं पर शक करता हूं भाई, हाईकोर्ट ने क्यों नहीं उस समय ऑर्डर किया कि इन सभी को बाहर करो या इनको जेल डाल दो? उस समय क्यों नहीं जजमेंट में आया? नहीं, एक प्लीज मुझे अपनी बात करने, जैसे पेशेंस से आप अपने मित्र को सुने ना, जरा दुश्मन को भी सुन लीजिए। दुश्मन है हमारे। नहीं थोड़ा प्यार से सुन लीजिए। दूसरी बात लॉलेसनेस। अरे भाई आप अनुराग भदौरिया की तरह नहीं हो, इसलिए हम टॉलरेट कर रहे हैं। सुन लीजिए,
लॉलेसनेस और ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां पर ये निश्चित तौर पर लॉलेसनेस की सिचुएशन है। और सुनिए ब्रेकडाउन मशीनरी क्यों नहीं, मैं सॉफ्ट हो रहे हैं। नहीं, संगीत रागी जी आप सॉफ्ट हो रहे हैं। सुनिए मैं आगे क्यों नहीं कह रहे वो मैं आपको बताऊंगा। आप सॉफ्ट हो रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री अगर कानून का पालन नहीं कर रहा है, कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है या नहीं, मुझे बता दीजिए। मुझे बोलने देंगे। ब्रेकडाउन है कि नहीं है? पहले भी सीबीआई के इंक्वायरी को क्या ममता बनर्जी ने वहां पर होने दिया? क्या राजीव कुमार के मामले में मुख्यमंत्री का चेहरा और चरित्र बिल्कुल बेदाग था? क्या कार्रवाई की गई? सुनिए, अगर कार्रवाई की गई होती तो ये चाहते हैं, मैं बता रहा हूं, वाकई में मैं भी चाहता हूं यही कि ममता बनर्जी को घसीट करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री के खिलाफ बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वो बंगाल की दीदी नहीं है, बंगाल के दादा की तरफ बिहेव कर रही हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, 100% बिल्कुल है, मैं कह रहा हूं, है ना, बिल्कुल है। और आप क्या होना चाहिए? क्यों जा रही? नहीं, एक लाइन तो क्या होना चाहिए? एक लाइन क्या होना चाहिए? एक लाइन बोलने ये चाहते हैं कि ममता दीदी वहां से, जिसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल कैजुअलिटी के तौर पर बाहर निकले और ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये कर रहे हैं, ये धंधा, ये इस धंधे के लिए यहां पर बैठे हुए हैं, ये आर्गुमेंट चाहते हैं। एक मिनट, नहीं तो वाई वुड हैव एक मिनट डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, संगीत रागी यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी पर कार्रवाई इस तरीके से हो, इसके लिए, यानी उनकी सरकार वहां पर बर्खास्त हो, इसके लिए ममता बनर्जी कर रही है। वो पॉलिटिकल कैजुअलिटी की तरह वहां पर अपने आप को पेश करना चाहती है और वो सरकार उनको मौका नहीं देना चाहती, केंद्र सरकार। ये बात सही है? क्योंकि ये तो पूरा ब्रेकडाउन है। नाखून कटा, आशुतोष भी जानते हैं कि नाखून कटा के शहीद कौन होना चाहता है, ठीक है ना। हम लोग भी यहां पे बेवकूफ नहीं बैठे हुए। आज अगर कोर्ट गई है ईडी, और हाईकोर्ट में कलकत्ता हाईकोर्ट की क्या स्थिति है ये पूरे देश ने देखा कि हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता, ऐसा स्टेट है। और उसके बाद ईडी को पूरा अख्तियार था कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सके। आशुतोष पता नहीं क्यों लटकाना भटकाना झटकाना चाहते हैं कि गलती दोनों तरफ की है। ईडी की कौन सी गलती है भाई? वहां मारने लगता पकड़ के ईडी का अथॉरिटीज को, पश्चिम बंगाल की पुलिस वाली, और सीएम उसको लीड कर रही है। और गलती आपको ईडी की दिख रही है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई? सुप्रीम कोर्ट वहां बैठा हुआ है कि मेरे हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होने दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जज साहब अब न्यूज नहीं सुन रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट के कि आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई, इसलिए क्योंकि टीएमसी के सारे गुंडे घुस गए। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुद ही दिख रहा, आश्चर्य लग रहा होगा। खून कटाकर शहीद नहीं होना चाहते। झटका था सुप्रीम कोर्ट के लिए। एक लाइन जोड़ देता हूं, एक लाइन जोड़ देता हूं, दोनों को साथ में जवाब दें। चलिए, एक बात मुझे बताइए, नाखून कटा के शहीद बनना जो चाहती है, स्थिति थी कल जाकर के मुख्यमंत्री के व्यवहार से तो पूरा देखा गया है कि मुख्यमंत्री कल जाकर के ईडी के अफसरों को थप्पड़ भी मार सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, उनके खिलाफ कुछ भी केस की बना सकती थी। नहीं, जिस ढंग से ईडी के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, वो कुछ भी कर सकती हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूं एफआईआर बिल्कुल होना चाहिए। संगीत रागी जी, बिल्कुल होना चाहिए। संगीत रागी जी, एक सेकंड संगीत रागी जी, इस देश में राज्य सरकार ने अफिडेविट करने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी वो हो चुकी है, और राज्य सरकार के एफिडेविट के बावजूद हुई है, हलफनामे के बावजूद हुई है। और उसके बाद केंद्र सरकार ने वो सरकार को बर्खास्त किया था लॉलेसनेस के लिए। एक मिनट आशुतोष, जवाब दीजिए। मैं किसी का जिक्र नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। चलिए, ये अलग केस है, जो भी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भ्रष्टाचार, ये बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों ही नहीं, सुन लीजिए, मैं नहीं, भटकाइए मत, एक मिनट, भटकाइए मत, नहीं इंटरटेन किया गया था, भटकाइए मत। वहां पर भी लोग कोर्ट से संगीत रागी, मैं सिर्फ आपको यही कहना मैं सिर्फ इस बारे में यही कहना, एक मिनट, नहीं प्लीज, मैं किसी को डिफेंड नहीं, बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहे, आप गलत मत बोलिएगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने तब कार्रवाई की थी राज्य सरकार के खिलाफ, क्योंकि आपने जो वादा किया वो नहीं निभाया। इसी तरीके से केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के दौरान अगर मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर अगर वो गलत तरीके से कार्रवाई को रोक रही है तो ये लॉलेसनेस नहीं रहता, ये लॉलेसनेस नहीं रहता, ये लॉलेसनेस नहीं रहता। अरे आप समझ लीजिए इस बात को। वादा खिलाफी किसने किया? चलिए, उत्तर प्रदेश की सरकार। चलिए, एक मिनट, सरकारें डिसमिस किस आधार पर किया गया? चलिए, आता हूं अजय, एक मिनट, इनका जवाब लेने, आशुतोष का जवाब हो जाने दीजिए, आपके पास आता हूं। बिल्कुल रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता ने एडमिट किया है आपके चैनल पे
कि वहां हाईकोर्ट भी फंक्शन नहीं कर सकता, यही कहा ना इन्होंने। अगर हाईकोर्ट फंक्शन नहीं कर सकता तो इससे ज्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन क्या हो सकता है? अगर इससे बड़ा भाई मुख्यमंत्री वहां जाके कानून अधिकारियों को काम नहीं करने दे रही हैं, कागज वहां से छीन के चली जाती हैं, उनके साथ पूरा पुलिस का हमला होता है, हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं हो पाती है, और उसके बाद ये खुद रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है तो क्या है, धारा 356 का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? डॉक्टर आजालो अब जवाब दीजिए। चलिए, देखिए ऐसा है ना कि आशुतोष जी को भी याद होगा कि धारा 356 तो इस देश में ऐसे ऐसे इस्तेमाल हुआ है कि 1980 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सारी विरोधियों की सरकार को ढचाक मार दिया। 77 के चुनाव के बाद ढचाक से सीधे है। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव आप हार गए, इसलिए आपको राज्यों में रहने का अधिकार नहीं। अभी पे बात करिए तो धारा 356 इस्तेमाल करने वाले आपने खुद कहा कि वहां पे हाईकोर्ट कायदे से फंक्शन अभी बिल्कुल अभी की बात है, अगर नहीं कर सकती है बिल्कुल, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, धारा 356 का। नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। अब आप एक मिनट आशुतोष जी, बीच में तो आप बोलते नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं? सुन लीजिए, धारा 356 का बिल्कुल इस्तेमाल होगा। और जब ईडी कोर्ट में चली गई है तो क्या उस कोर्ट के निर्णय आने के पहले इन धारा 356 लगा दे केंद्र की तरफ से? जब सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, तो क्या कहता है? लोकतंत्र लोक लज्जा से नहीं हो पाई उसी दिन होना चाहिए। हिटलर और तानाशाह की तरह नहीं चलता है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला एक मिनट आशुतोष, सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस दिया है, सुप्रीम कोर्ट में तो अभी गया है मामला, सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी आएगी? सुप्रीम कोर्ट में तो अभी गया है आलोक जी। एक मिनट, हाँ बिल्कुल अभी हाई कोर्ट में पहले दिन सुनवाई नहीं हो पाई। हाई कोर्ट में गया था ना, हाई कोर्ट को भी हम एक भाई अगर हाई कोर्ट ने तो पहले दिन सुनवाई नहीं होने दी, स्टेट का हाई कोर्ट अगर सुनवाई नहीं होने दी, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट गए। आप क्यों सुप्रीम कोर्ट गए? आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का निर्वाह नहीं कर पा रहे। हम नहीं गए, केंद्र सरकार ने ईडी गई, अपनी भारतीय जनता पार्टी नहीं गई, निर्वाह नहीं कर पा रही नहीं गए हैं भाई, ईडी गई है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में आपको क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ आप दरअसल सुप्रीम अलग अलग है, सुप्रीम कोर्ट के पीछे छिपना चाहते हैं। एक मिनट, आप चाहते हैं क्या? एक मिनट, नहीं ठीक है आशुतोष, आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए? जितना मैं समझ, जितना मैं, ठीक है आशुतोष से सुझाव ले लेता हूँ। हाँ नहीं, जितना मैं सुझाव ले लेता हूँ। सुझाव ले रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं। पॉलिटिक्स हो रही, जब के पॉलिटिक्स हो रही। अरे भाई केंद्र सरकार क्या करे बताइए ना? जैसे धारा 356 होगी वैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शेरनी बन के उभरेंगी, सारी सिंपत्ति उनको मिलेगी। ये जस्टिफाई करना और ये देख लीजिए। चलिए, संजय शर्मा है, टीएमसी के प्रवक्ता यहाँ पर है, टीएमसी के प्रवक्ता यहाँ पर है, टीएमसी के प्रवक्ता यहाँ पर है। जानबूझकर 356 लगवाने के लिए हो रहा है ताकि आप शहीद हो सको। देखिए आशुतोष भी यही कह रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं। पहली बार दोनों के स्टेटमेंट मैच हो रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूं। चलिए रागी जी, आपका स्टेटमेंट तो मैच होता है कई बार, आशुतोष और अजय आलोक का स्टेटमेंट कब मैच होता है? जरा एक बार तो उनका स्टेटमेंट मैच हो रहा है, पूछते दीजिए ना संजय शर्मा जी। चलिए, देखिए इन दोनों का स्टेटमेंट मैच हुआ है, ये इनके ऊपर ही मैं छोड़ता हूं। लेकिन जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, पश्चिम बंगाल में भाजपा का खुद का कैलकुलेशन है कि सामने विधानसभा चुनाव में वो किसी भी हालत में 50 सीट से ऊपर जा नहीं सकते। तो हमें राष्ट्रपति शासन के लिए शहीद बनने का और करने का कोई जरूरत ही हमको है नहीं। हम तो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। और ये जो मामला हुआ है, ये घटना हुई है क्योंकि हमारे कार्यालय में हमारे डॉक्यूमेंट चोरी हो रहे थे, ये घटना हुई है। और जहां तक हाँ, वही हमारी एजेंसी का कार्यालय था। संबित जी, बात तो समझा कीजिए। आपका कार्यालय नहीं था, तब तो कोई सीए के खिलाफ नहीं जाएगा, हमारी किसी सीए के खिलाफ भी एक्शन नहीं होगा क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस का अकाउंट हैंडल करती है। इस तर्क पर जाएंगे तो 10 सेकंड दीजिए। कल जाकर के कोई सीए जो होगा वो उसके दफ्तर पर भी छापा नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस का अकाउंट हैंडल कर रहा है। कोई अधिकारी जो होगा लॉयर्स के खिलाफ नहीं एक्शन होना चाहिए क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस का। अच्छा, बात खत्म कर दीजिए, बात खत्म कर दीजिए, तर्क नहीं बनता है। अच्छा, बात खत्म कर दीजिए। डॉक्यूमेंट थे वहां, हमारे डॉक्यूमेंट थे, हमारी एजेंसी थे, हमारा संपूर्ण ध्यान जो है उस पर था। और जहां तक हाईकोर्ट की बात है, जहां पर हाईकोर्ट की बात है, जहां इतना हाई प्रोफाइल मामला होगा वहां कुछ लोग पहुंचेंगे ही। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई वाकया नहीं है कि जबरदस्ती वहां गैदरिंग करके लोगों को वो मैसेजेस जो भेजे गए थे कर दिया गया कि हाईकोर्ट में पहुंच जाइए, अभी हमने स्क्रीन पर दिखाया ना, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे गए थे, पहुंचिए गेट नंबर 2 से, फिर उसके बाद जाना है, ममता बनर्जी जो मार्च निकालेंगी उसमें शामिल होना है, वो सब भी तो मैसेज भेजे गए थे। वो मैसेज एक्चुअली रैली में जाने के लिए भेजे गए थे।
वो मैसेज से हाई कोर्ट के लिए हमारा कुछ नहीं था। और हाई कोर्ट बहुत कांग्रेस अच्छा पार्टी भी यहां पर है। है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बंगाल के भीतर कांग्रेस पार्टी डबल विरोधी पार्टी है, यानी डबल विपक्ष है। बीजेपी की भी विपक्षी पार्टी है और ममता बनर्जी सरकार की भी विपक्षी पार्टी है। रोहन मित्रा जी, क्या अब बंगाल के भीतर यह स्थिति आ गई है कि 356 धारा का इस्तेमाल होना चाहिए? क्या राय है आपकी? कांग्रेस पार्टी की क्या? साहिल जी, ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है, ये गणतंत्र है और कांग्रेस का स्टैंड यही है कि ये दोनों आज 40 मिनट बैठा हूं मैं, बंगाल का ऑडियंस अगर देख रहा है ये शो, क्या मिला इस शो से उनको? क्या मिला है? उसका जिंदगी में कोई बेहतर हुआ है? एक तरफ बीजेपी बोल रहा है, बीजेपी के पास स्क्रीनशॉट है, और एक तरफ तृणमूल का जो स्पोक्स पर्सन है उनको पता है कि बीजेपी का कितना सर्वे में कितना वोट, कितना सीट मिलने वाला है। ये तो सेटिंग है, दोनों का सेटिंग है, क्योंकि ये लोग मुद्दे पे तो बात नहीं करेगा। एक 11 साल से बैठा हुआ है, एक 15 साल से बैठा हुआ है। ये पूरा शो में तो यही हुआ है ना अभी पूरा दिन। ये तो लास्ट फ्राइडे, अभी नेक्स्ट 3 तारीख तक चलेगा। आपको भी ये कहानी रचना है। अरे आप मुझे बताइए, बंगाल के भीतर 356 का इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो चुका है कि नहीं हो चुका है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साहिल भाई, इजीली मैं ये जो आशुतोष जी ने बोला है ना, ये जो हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक हुआ है, लॉलेस हुआ है, क्योंकि ये तो चल रहा है अभी 7 साल से। आप इसका क्या बोलते हैं, हम लोग का पंचायत इलेक्शन देखिए, हम लोग का जो भी केएमसी इलेक्शन होता है, म्यूनिसिपल इलेक्शन होता है, हम लोग में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वोट चोरी होता है, 2 तरफ का वोट चोरी होता है। एक ईसीआई कराता है और एक तृणमूल का गुंडे लोग करता है। इसलिए कांग्रेस चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इलेक्शन हो, क्योंकि ये दोनों तरफ से फेल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इलेक्शन हो। डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं? मॉनिटर्ड इलेक्शन से डॉक्टर अजय आलोक, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इलेक्शन होना चाहिए, उनकी निगरानी में चुनाव होने चाहिए। मेरे कांग्रेस, मैं भी सहमत हूं। देखिए, निश्चित तौर पे ये भी बात आएगी कि जब मुख्यमंत्री खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है, गुंडों की लीडर बनी हुई है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे? वहां के चुनाव आयोग ने भी केंद्रीय चुनाव आयोग को लिख के दिया है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए। पिछली बार भी चुनाव में हम लोगों ने देखा था, तृणमूल के गुंडे खुलेआम कह रहे थे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स तो चली जाएगी चुनाव के बाद, फिर क्या? 3 महीने तक लगातार 4 महीने तक बंगाल में हिंसा हुई थी चुनाव के बाद। ये सब फैक्टर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जो हमारे रोहन मित्रा जी कह रहे थे कि क्या मिला किसको, जानते हैं रोहन जी क्या मिला? अगर उसी दिन ईडी के वाले दिन में अगर ममता दीदी पे 300 कांग्रेस की तरह 356 का इस्तेमाल करके उनको बर्खास्त कर दिया था, तो वो शहीद बनने का नाटक करती पूरे बंगाल में कि देखो मेरी सरकार को बर्खास्त कर दिया। लेकिन अभी ये जो पूरा टीवी पे, पूरे पेपर, न्यूज पेपर में, पूरा हाईकोर्ट में जो ड्रामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, मैं आपको एक बार रोक दूं। पूरे बंगाल की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है। मैं आपको एक बार रोक दूं। कि कैसी है 356 लगाने का फैसला, 356 लगाने का फैसला केंद्र सरकार द्वारा 356 लगाने का फैसला पॉलिटिकल थिंकिंग से नहीं होता है, राजनीतिक नफा नुकसान के सोच से नहीं किया जाता। उस राज्य में क्या लॉलेसनेस इस चरम तक पहुंच चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है क्या, उस आधार पर केंद्र सरकार फैसला करती है। पॉलिटिकल नफा नुकसान के आधार पर यह फैसला नहीं किया जाता। डॉक्टर अजालोक, आपको भी पता है, आपने तो उत्तराखंड में 356 का इस्तेमाल किया था 2015 में, आपको याद है, अरुणाचल में इस्तेमाल किया था। बंगाल की स्थिति वैसे नहीं है सर, कोई शहीद हो रहा है नहीं हो रहा है उसके आधार पर फैसला नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में किया अनफॉर्चुनेटली साहिल, जो आप टेक्निकली बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। इस देश के इतिहास में 75 साल में 356 जब भी इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल रीजंस के लिए किया है, एक्सेप्ट अस माइनस एनडीए गवर्नमेंट, 356 जब भी इस्तेमाल हुआ है, जिस सरकार ने भी इस्तेमाल किया है पॉलिटिकल फायदे के लिए किया है। ये हम भी कर सकते थे, हमने नहीं किया। अच्छा मामला सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे हियरिंग होगा, बार लाइव कोर्ट से पूरा देश जानेगा कि क्या है ममता बनर्जी, क्या है उनका सच, क्या है मिनी पाकिस्तान पश्चिम बंगाल में, क्यों लॉलेसनेस है। क्या आप चाहते हैं कि 356 लगे, इसके लिए आप कर रहे हैं? एक बार फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। और अभी सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुप्रीम कोर्ट का रुख करीब करीब साफ हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर, हलफनामा देना पड़ेगा, सीसीटीवी भी दिखाना पड़ेगा, क्या क्या आप करके लेके गए वहां से? देखिए, कानूनी जो भी प्रावधान है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो भी आदेश होंगे, जो भी नोटिस आएगी, जो भी बात होगी, सबका पालन एकदम उचित ढंग से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव 7 चरणों में हुए थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव अधिकारियों ने, चुनाव आयोग ने, सेंट्रल एजेंसीज ने जो जो बात नहीं सोची जा सकती थी बिहार इलेक्शन में, वो सारे काम पश्चिम बंगाल में कर लिए। कमती पश्चिम बंगाल के लोगों को प्रताड़ित उन्होंने नहीं किया। निर्णय जनता का है,
पश्चिम बंगाल में लोग भाजपा को नहीं चाहते, ये बंगाल की जनता का निर्णय है। आखिर में इसमें आशुतोष, हमारा लगता नहीं है कि 356 लगेगा, मामला बिल्कुल साफ है उसमें। संगीत रागी जी, आपको भी पता है कि नहीं लगेगा? साहिल, आपने बिल्कुल सही कहा। धारा 356 जब जो संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, अगर वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन से संविधान को लागू करेंगे, इसके आगे क्या होगा? लेकिन ये तो टेक्स्ट बुक केस बन जाएगा कि भाई हम ये कर सकते हैं, अगर केंद्रीय एजेंसी आएगी तो हम इस तरीके से विरोध करेंगे। नहीं, ये देखिए, तो ट्रेंड बन जाएगा इसमें ना। साहिल, जो इसमें ऐसा ट्रेंड हो चुका है। सबसे गंभीर बंगाल सवाल में क्या है? झारखंड में हो रहा है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि CBI के केंद्र साथ हुआ। और राज्य और केंद्र के बीच के जो रिश्ते हैं वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन है इसमें। आप देखिए, चाहे वो बंगाल बनाम सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे तमिलनाडु बनाम सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे झारखंड का केस हो, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हलफनामा देना है सुप्रीम कोर्ट के भीतर। साहिल 10 सेकंड सर, समय खत्म हुआ है। साहिल, कोई भी मुख्यमंत्री इस प्रकार से व्यवहार इस देश में नहीं किया है जिस प्रकार से ममता दीदी ने किया है। अब सुप्रीम और वो कोर्ट बिल्कुल देखेगा ही उसमें। गलत है, बिल्कुल गलत, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखलंदाजी कर रहे हैं। हलफनामा देना होगा डीजीपी को, बंगाल के डीजीपी को, वहां के कमिश्नर को, और उसके साथ साथ ममता बनर्जी को भी, कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाएगा, पता चलेगा कि सचमुच में ईडी को जो चाहिए था क्या वो ममता बनर्जी लेकर गई। लेकिन उसके साथ साथ इस बात पर भी फैसला होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसी को काम करने से रोका, क्या उसकी इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ये सारे मामलों पर फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर हमारे ध्यान और नजर बनी रहेगी।